गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज रियल नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग ये 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं पाई के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पाई के बारे में अक्सर स्टूडेंट के मन में भ्रम रहता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, क्योंकि हम लोग स्कूल से ही पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट करते आते हैं, इसलिए ये कन्फ्यूज़न बना रहता है। आज इस क्लास में, इस लेक्चर में पाई के बारे में आप बढ़िया से समझ लीजिए, ताकि आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, पाई का खोज सबसे पहले आर्किमिडीज साहब ने किया था, और पाई का खोज बस इसलिए हुआ था क्योंकि सर्कल का एरिया निकालने में इसका कॉन्सेप्ट आया था। अगर सर्कल का एरिया नहीं खोजा जाता, सर्कल का एरिया नहीं निकाला जाता, तो पाई को नहीं खोजा जाता। कुछ लोग पाई को सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो के रूप में भी डिफाइन करते हैं, लेकिन इसका खोज शुरुआत में सर्कल के एरिया निकालने में हुआ था। डियर स्टूडेंट, सर्कल का एरिया निकालने के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिया एक्सियोम्स होता है, और एरिया का मतलब लेंथ इनटू विड्थ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया जब भी किसी का सेक्शन का निकालना होगा, जब किसी भी सेक्शन का एरिया निकालना हो तो हमें लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। लंबाई मिलेगा, चौड़ाई मिलेगा, तब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई पता नहीं चलेगा तब हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आर्किमिडीज साहब एक कॉन्सेप्ट यूज़ किए। उनको लगा कि हम सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं, लेकिन सर्कल में ना लेंथ पता चलता है, ना विड्थ पता चलता है, ना लंबाई पता चलता है, ना चौड़ाई पता चलता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे इस बात को समझिए जरा, मैं कहूँ आपसे कि मेरे पॉकेट में कितना रुपया है आप बताइए, तो आप इसका आंसर 3 टाइप से दे सकते हैं। पहला कि आप सीधे कह दीजिएगा कि आपके पॉकेट में कितना रुपया है ये मुझे नहीं मालूम। दूसरे तरीका से इसका आंसर ऐसे दिया जा सकता है, आप कहेंगे कि आपकी पॉकेट में 500 रुपीज़ होगा या 1000 रुपीज़ होगा, मतलब एग्जैक्ट फिगर आप बोलेंगे। और तीसरी तरीका से इसका आंसर ऐसे दिया जा सकता है, आप कहिएगा कि सर आपके पॉकेट में 100 रुपया से लेकर 2000 रुपया के बीच होगा। तो 100 रुपया से 2000 रुपया के बीच, ये भी बहुत सारे आंसर को मिला के एक आंसर है, क्योंकि अगर आप 200 रुपया बोलिएगा, मेरे पॉकेट में 200 रुपया होगा, तब भी आपका बोला गया सेंटेंस फिट बैठेगा। अगर आपके मन में 300 रुपया है, तब भी आप बोले हैं 100 से 2000, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अर्थात अगर मेरे पॉकेट में 100 से 2000 रुपया के बीच में जो भी फिगर होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसा ही आर्किमिडीज साहब भी एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किए। उनको लगा कि ये सर्कल है, जरा ध्यान से देखिएगा, सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर बनाए, और सर्कल के बाहर में भी एक स्क्वायर बनाए। सर्कल के अंदर में स्क्वायर और सर्कल के बाहर में स्क्वायर। पाई का वैल्यू इसलिए खोजना जरूरी था क्योंकि सर्कल का एरिया मिल नहीं रहा था। तो सर्कल का एरिया नहीं मिल रहा था, इसलिए इसके अंदर में एक स्क्वायर बनाया गया और बाहर में भी स्क्वायर बनाया गया, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए, और सर्कल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर अंदर में स्क्वायर बनाया जाए और बाहर में स्क्वायर बनाया जाए, तो इस सर्कल का एरिया इस अंदर वाले स्क्वायर से बड़ा होगा और बाहर वाले स्क्वायर से छोटा होगा। मतलब इस सर्कल का एरिया इस बिग स्क्वायर के एरिया से बड़ा
और सॉरी इस स्मॉल स्क्वायर के एरिया से बड़ा और इस बिग स्क्वायर के एरिया से छोटा होगा। इस सर्कल का एरिया इस स्मॉल स्क्वायर के एरिया से बड़ा और इस बिग स्क्वायर के एरिया से छोटा होगा। यह अप्रॉक्सीमेट किया गया। अब जरा सुनिए, उन्होंने इसको सेंटर मानते हुए इसका, हालांकि यहाँ पे हम आर यूज करते हैं, लेकिन आर्किमिडीज साहब अपने बुक में ये लेटर यूज किए थे जिसको हम लोग हिंदी में तो कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे तो यूज नहीं करेंगे, रेडियस है तो आर यूज कर लिए। ओ ए बी सी डी और इसका नोमेनक्लेचर पी क्यू आर एस, दोनों स्क्वायर के कॉर्नर का नामकरण कर लिए और ये सेंटर है, इसका नाम ओ रख दिए। अब जरा सोचिए, उन्होंने जो अंदर में स्क्वायर बनाया, बाहर में स्क्वायर बनाया, ये ओ से ए सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए रेडियस हुआ, और ये भी आपका रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। सर्कल में ए और बी ये दोनों पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है और ओ सर्कल का सेंटर है, इसलिए ओ ए रेडियस और ओ बी रेडियस। और स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर के केस में डायगोनल, स्क्वायर के केस में डायगोनल 90 पर इंटरसेक्ट करता है, कटता है। स्क्वायर के केस में डायगोनल 90 डिग्री के एंगल पर कटता है। तो हम यहां पर आराम से ट्रायंगल ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा सोचिए, ओ ए ओ बी और ए बी, इन दोनों में ओ ए ओ बी को मान लिया गया है और हमें ए बी निकालना है। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल AOB from Pythagoras theorem, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। OA स्क्वायर R स्क्वायर है, OB स्क्वायर R स्क्वायर है बराबर AB स्क्वायर। मतलब यहां पर हम लोगों को जो छोटा वाला स्क्वायर है, अंदर वाला स्क्वायर है, उसका साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर मिल गया। यहां पर हम लोग ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर ABCD बराबर AB स्क्वायर और AB स्क्वायर मिला हुआ है हम लोगों को कितना, 2R स्क्वायर, क्योंकि यहां पर AB स्क्वायर जो होगा आपका, AB स्क्वायर ये 2R स्क्वायर है, ये हम लोगों को मिला हुआ है। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर ABCD बराबर AB स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। मतलब अंदर का जो स्क्वायर है, अंदर का जो वर्ग है, उसका क्षेत्रफल हम लोग 2R स्क्वायर निकाल लिए। अब चलिए, नाउ हम लोगों को ये जो बिग स्क्वायर है PQRS, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। PQRS का एरिया निकालने के लिए हमको PQ चाहिए या PS चाहिए या SR चाहिए या RQ चाहिए। तो जरा देखिए, यहां पर O से अगर इसको मिला दिया जाए, इसका नाम रख दिया जाए T, तो OT भी रेडियस हुआ, बिकॉज यहां भी सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस हुआ, तो ये भी आपका R हुआ और ये भी आपका R हुआ, इसका नाम रख दीजिए N। तो TN डायमीटर हो गया इस सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल इज TN। और TN कैसे निकलेगा, ये TNR और ये ON भी R, ये भी R होगा और ये भी R है, इसका मतलब TN कितना हो जाएगा, 2R। हेयर डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू TN
एंड Tn बराबर 2r। जो वृत्त है ना, इस वृत्त का व्यास हुआ Tn, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल Tn हुआ, और Tn का वैल्यू 2r हुआ। तो Tn का वैल्यू 2r और जो Tn का वैल्यू होगा वही PQ का वैल्यू होगा। डायमीटर ऑफ सर्कल Tn बराबर 2r और Tn जो होगा वही PQ होगा, वही PS होगा, वही SR होगा, वही RQ होगा। सिंस Tn बराबर PQ बराबर 2r। अब चलिए, जब Tn मिल गया तब आराम से हम लोग इस बिग स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ बिग स्क्वायर PQRS बराबर PQ का स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो स्टूडेंट, बिग स्क्वायर का एरिया और स्मॉल स्क्वायर का एरिया ये दोनों हम लोगों को मिल गया। अब देखिए फ्रॉम फिगर, इस स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से छोटा है और सर्कल का एरिया इस बाहर वाले जो बिग स्क्वायर है उसके एरिया से छोटा है। सर्कल का एरिया अंदर वाले स्क्वायर के एरिया से बड़ा और बाहर वाले स्क्वायर के एरिया से छोटा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। अब देखिए, देखते रहिए इसको आराम से, बिल्कुल आसान है, एक बार समझ लेना है, इसके बाद फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब चलिए, फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ a small square is less than area of circle is less than area of big square. Area of a small square is less than area of circle is less than area of big square। और यहां पर हम लोग एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर निकाले थे 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर लेस देन एरिया ऑफ सर्कल लेस देन एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया 2r स्क्वायर से बड़ा होगा और इधर जो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर है इसको तो हम लोग निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ बिग स्क्वायर आपका होगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर इधर 4r स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल। तो आर्किमिडीज साहब बोले कि ये भी एरिया है, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। जब तीनों एरिया है और इन दोनों में r स्क्वायर इंटू समथिंग कांस्टेंट है, इसमें r स्क्वायर इंटू समथिंग कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्किल में भी r स्क्वायर इंटू समथिंग कांस्टेंट होगा। फिर सुनिए, उन्होंने कहा कि ये भी एरिया, ये भी एरिया और ये भी एरिया, तीनों एरिया है और इसमें r स्क्वायर इंटू समथिंग कांस्टेंट, r स्क्वायर इंटू समथिंग कांस्टेंट, तो इसका मतलब इसमें भी r स्क्वायर इंटू समथिंग कांस्टेंट होगा। और उन्होंने इस टाइप का 2r स्क्वायर लेस देन के आर स्क्वायर लेस देन 4r स्क्वायर, r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर, इसमें कॉफिशिएंट, इसमें कॉफिशिएंट और इसमें कॉफिशिएंट पता नहीं था तो k मान लिया गया। अब तीनों में r स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज r रेडियस है, ये पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, ये मैं आगे बताऊंगा इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में। यहां फिलहाल समझ लीजिए कि r स्क्वायर पॉजिटिव है और r जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि r के जीरो हो जाने से सर्कल खत्म हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट सर्कल। तो यहां से r से डिवाइड करने पर ये 2 लेस देन के लेस देन 4 हो जाएगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि k का वैल्यू तो हो गया 2 से 4 के बीच,
और k का वैल्यू जब 2 से 4 के बीच हुआ तो 2 और 4 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कितना नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स, जिसका काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसमें दिमाग लगाना था। तो आर्किमिडीज साहब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताए, बोले कि 2 और 4 के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, इसका कारण बस ये है कि मैंने सर्कल के अंदर में 4 साइड्स का पॉलीगन, 4 भुजाओं की बहुभुज अंदर में और बाहर में लिए हैं। अगर 5 भुजा का, 6 भुजा का 7, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, ऐसे कर करके नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाते। अगर मान लीजिए इसमें 5 साइड्स का पॉलीगन लिया गया होता और बाहर में भी 5 साइड्स का पॉलीगन लिया गया होता तो ऑटोमेटिक इसके बीच में डिस्टेंस कम बचता। जैसे आप यहां पर देख ले सकते हैं, ये सर्कल है। जैसे हम 4 साइड्स का लिए पॉलीगन, हम यहां पर ले लेते हैं 5 साइड्स का पॉलीगन। 5 साइड्स का पॉलीगन, 1 2 3 4 5, ले लीजिए 6 साइड का पॉलीगन। 6 साइड का पॉलीगन ले लिए। अब जो ही नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाए, देख लीजिए आप, ये स्पेस घट गया, ये जगह घट गया। इसमें बड़ा बड़ा जगह था, यहां पर छोटा छोटा हो गया। और 6 साइड का पॉलीगन हम इधर भी ले लेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो ब्लैंक स्पेस है, जो बचा हुआ रिक्त जगह है, वो घट जाएगा। तो उन्होंने बोला कि k का वैल्यू 2 और 4 के बीच में है और ये ज्यादा से मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये 4 साइड का पॉलीगन लिया गया। अगर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बढ़ाया जाए, यदि बहुभुज की भुजाओं की संख्या को बढ़ा दी जाए तो ऑटोमेटिक ये बहुत नियर आएगा, बहुत नजदीक आएगा। और उस जमाने में आर्किमिडीज अपने जमाने में सर्कल के अंदर और बाहर 99 साइड्स का पॉलीगन बनाए। कितना साइड्स का? 99 साइड्स का पॉलीगन बनाए और वो डिसाइड किए कि इस k का वैल्यू 3.16 ... हुआ। आर्किमिडीज साहब बोले। अब यहां पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। और पहला बात कि ये ... क्यों दिया गया? तो सर्कल के अंदर में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के भुजाओं की संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता था। जैसे वो 99 साइड्स का पॉलीगन बनाए, वो चाहते तो 100 साइड्स का पॉलीगन बनाते, ऐसे ही 101 साइड्स का पॉलीगन बनाते। ऐसे करते करते पॉलीगन के साइड्स का नंबर बढ़ाया जा सकता था। इसलिए ये बोल दिए कि भैया ये खत्म नहीं होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ... लगा दिए। दूसरा बात, 3.16 ... में ये पता चल गया कि 3.16 ... है, इसका मतलब इसका कैरेक्टर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो आर्किमिडीज साहब ने बोला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन किए थे तो वो रिपीट नहीं कर रहा था। इसके बेसिस पर वो बोले कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। क्या बोले? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। गौर कीजिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। इसका मतलब ये पक्का इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर, जिसको आर्यभट्ट साहब बहुत दिनों के बाद कैलकुलेशन करके ये बताए कि इसका वैल्यू 3.14 ... होगा। क्या बताए? 3.14 ... आर्यभट्ट साहब बहुत दिनों के बाद, करीब 500 बरस के बाद बताए कि इस k का वैल्यू पाई, जिसको बोला गया, ये 3.14 ... होगा। ये 3 वही वाला है,
1 वही है, केवल 6 जगह पे 4 आया। और ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो 99 साइड्स का जो पॉलीगन बनाए थे उसमें कुछ इनएक्यूरेसी हो गया होगा, एक्यूरेसी कम मिला होगा। वैसे स्टूडेंट, इस पाई का वैल्यू जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेगा, धरती रहेगा, तब तक इस पर रिसर्च चलता रहेगा, क्योंकि इसका कैरेक्टर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग अगर ये टर्मिनेटिंग होता तब भी इसका रिसर्च खत्म हो गया होता, कभी ना कभी खत्म जरूर होता। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग होता तब भी रिसर्च खत्म हो गया होता। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, कभी रुकता ही नहीं है, इसलिए इसका रिसर्च जिंदगी में हमेशा चलता रहेगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक चलता रहेगा। वैसे अभी पाई का वैल्यू पॉइंट के 1 लाख डिजिट तक सही पता लगा लिया गया है, उसके बाद इस पर रिसर्च जारी है। अब स्टूडेंट, हम लोगों को ये समझना है कि स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ता है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब पाई का वैल्यू 22/7 22/7 पुट करते थे या 3.14 पुट करते थे। हम लोग को सिखला दिया जाता था कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है। ये बिल्कुल गलत है। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 कभी नहीं होता है। 22/7 पाई का वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होगा। पाई का वैल्यू कभी भी 3.14 नहीं होगा। पाई का वैल्यू कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई का वैल्यू 3.14 के बराबर नहीं होता है। पाई का वैल्यू 3.14 ... के बराबर होता है। क्योंकि अगर इसको देखिएगा तो ये टर्मिनेटिंग है मतलब शांत दशमलव है, शांत दशमलव है मतलब परिमेय संख्या है। ये 22/7 P/Q के फॉर्म में है। इसको भाग दीजिएगा, आप भाग देकर देखिएगा। अभी मैं दिखला देता हूं, भाग दीजिएगा तो पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। वैसे एक तो तरीका है कि आप ये सीख लिए कि 22/7 P/Q के रूप में है, 22/7 P/Q के रूप में है। दूसरे तरीका से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डिवाइड कीजिए 1.3, फिर दीजिए 28, फिर दीजिए 14, 6 आया। फिर 6 के बाद 0 दीजिए, 8 से लगेगा, फिर 4 आया, फिर आप 0 दीजिए, 5 से लगेगा, 5 आया, फिर आप 0 दीजिए, 7 से लगेगा, फिर 1 आ गया। ये 1 देख लीजिए, ये फिर से रिपीट कर गया 1, जो यहां पर था 1 वही 1 फिर आया। इसका मतलब यही डिजिट फिर से 1 4 2 8 5 7 फिर से दोहराएगा, ऐसे करते करते ये चलता रहेगा। तो 22/7 जो 22/7 है, पहला कि ये P/Q के रूप में है। दूसरा कि अगर इसको दशमलव में निरूपित किया जाए, पॉइंट के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट ये रिपीट करता है, रिपीटिंग डेसिमल है। इसलिए कंफर्म है कि ये भी रैशनल और पाई इरेशनल नंबर है, जैसा कि आर्किमिडीज साहब ने कहा था। इसीलिए पाई का वैल्यू कभी भी 22/7 या 3.14 नहीं होता है। हम लोग इसका वैल्यू सही 3.14 ... बताएंगे। अब इसको समझ लिया जाए कि जहां पर हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 पुट करते हैं या 3.14 पुट करते हैं, 22/7 या 3.14 पुट करते हैं, तो आप देखे होइएगा जब आप बुक सॉल्व कर रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे बुक का, उसमें देखे होइएगा आंसर में कि जहां जहां पर आप पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 लिए होइएगा, वहां पर आंसर के बगल में अप्रॉक्स लिखा जाता है। अप्रॉक्स, अगर आप अप्रॉक्स नहीं लिखिएगा तब वो आंसर एक्यूरेट नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, आज से आप जब कभी भी पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट कीजिएगा, उसके आंसर के कोष्ठ में अप्रॉक्स लगभग लिखना नहीं भूलिएगा।
यही सही होता है, क्योंकि पाई है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर और 22/7 है परिमेय संख्या, 3.14 है परिमेय संख्या, ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होइएगा, पाई के कॉन्सेप्ट को। अब हम इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा मल्टीपल्स और फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स और फैक्टर के कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि हमको आगे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाना है। एलसीएम और एचसीएफ वही जो आप स्कूल में पढ़ के आए हैं, उसमें थोड़ा सा डिमेरिट होता है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के मन में, इसलिए उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन में इसका यूज़ करते हैं। अगर एलसीएम आप नहीं समझे रहेंगे ठीक से तो फंक्शन का पीरियड आप ठीक से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए समझना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स को हिंदी में अपवर्त्य बोलते हैं और फैक्टर्स को हिंदी में अपवर्तक बोलते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल्स को अपवर्त और इसको बोलते हैं अपवर्तक। इसको बोलते हैं अपवर्त और इसको बोलते हैं अपवर्तक। अपवर्त और अपवर्तक दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग होता है। मल्टीपल्स और फैक्टर्स दोनों अलग अलग होता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं हम लोग। मल्टीपल्स निकालने के लिए अगर किसी इंटीजर का मल्टीपल्स निकालना होगा आपको तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर से सुनिएगा गौर से, जब कभी भी किसी इंटीजर का अगर आपको मल्टीपल्स निकालना है तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जबकि फैक्टर निकालने के लिए नेचुरल नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। मल्टीपल्स निकालने के लिए नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या से गुना करना पड़ता है, जबकि ये फैक्टर्स अपवर्तक निकालने के लिए प्राकृतिक संख्या से नेचुरल नंबर से भाग देना पड़ता है। अब जरा सुन लीजिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम बोले मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 का मल्टीपल निकालना है हमको। किसका मल्टीपल? 2 का। तो हम लोग 2 का मल्टीपल निकालने के लिए नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 12 डॉट 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 ऐसे बढ़ेंगे मल्टीपल्स निकालने के लिए। अगर मान लीजिए हमको मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालना होगा तो 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 ऐसे बढ़ेंगे, मतलब काउंटिंग टेबल। आपको मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालना है, 4 तो 4 8 12 16 20 24 डॉट डॉट। चूंकि नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए किसी भी इंटीजर का मल्टीपल्स अनकाउंटेबल होगा। फिर सुनिए, चूंकि नेचुरल नंबर अनगिनत होते हैं, इसीलिए किसी भी पूर्णांक का ये जो होगा ना अपवर्त मल्टीपल, वो अनगिनत होगा, जबकि फैक्टर में ऐसा बात नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 2 इसको निकालना है, 2 का फैक्टर निकालना है। तो मैंने पहले बताया आपको कि मल्टीपल्स निकालने के लिए नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि फैक्टर निकालने के लिए नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। उसमें एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस नेचुरल नंबर से भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वही नेचुरल नंबर फैक्टर होगा, और जिससे भाग नहीं लगेगा वो नेचुरल नंबर फैक्टर नहीं होगा। जैसे जरा आप इस बात को देखिए, फैक्टर्स ऑफ 2 निकालना है तो हम पहले 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर, पहला प्राकृतिक संख्या 1 है, तो 1 से भाग देंगे। तो 1 से भाग देंगे तो 2 1 से डिविजिबल है, इसलिए 1 2 का पहला फैक्टर हुआ।
अब दूसरा सेकेंड नेचुरल नंबर 2 है। अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 भी 2 का फैक्टर हुआ। अब तीसरा नेचुरल नंबर 3 है, लेकिन 2 3 से डिविजिबल नहीं है। चौथा नेचुरल नंबर 4 है, लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 2 का जो लास्ट फैक्टर है वो 2 होगा, 2 से आगे कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे फैक्टर्स ऑफ हम लोग 3 लेते हैं, तो पहला फैक्टर 1 होगा क्योंकि 1 से डिविजिबल है। सेकेंड फैक्टर 2 होगा क्योंकि सेकेंड फैक्टर 2 नहीं होगा क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड फैक्टर 3 होगा क्योंकि 3 3 से डिविजिबल है। इसके आगे चलिए, 4 3 का फैक्टर नहीं होगा बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इसलिए 3 का भी जो सबसे लास्ट फैक्टर होगा वो 3 होगा, इससे आगे नहीं मिलेगा। वैसे भी किसी भी अशून्य संख्या का, नॉन जीरो इंटीजर का, नॉन जीरो नंबर का जो फैक्टर होता है वो लास्ट फैक्टर वो खुद होता है। जैसे 4 का लास्ट फैक्टर 4 होगा, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 4, इसका आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आपके मन में उठ सकता है कन्फ्यूज़न के तौर पर कि सर 2 तो 4 से डिविजिबल है, होना चाहिए। तो मेरे दोस्त 2 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था। अगर आप नहीं देखे हैं उस लेक्चर को, उस वीडियो को, तो फिर से देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि कोई इंटीजर किसी नॉन जीरो इंटीजर से तभी डिविजिबल होगा जब इसका कोशिएंट इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर इसका कोशिएंट इंटीजर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू इंटीजर। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, ये इंटीजर नहीं है। 4 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इंटीजर है, तो अगर इंटीजर होगा तभी डिविजिबल होगा, इंटीजर नहीं होगा तो डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इंटीजर का, किसी भी नंबर का यदि हमको मल्टीपल्स निकालना होगा तो नेचुरल नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर फैक्टर्स निकालना होगा तो मल्टीपल्स निकालने के लिए नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और फैक्टर्स निकालने के लिए नेचुरल नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर डिविजिबल होगा तो फैक्टर होगा, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मल्टीपल्स और फैक्टर्स समझ में आ गया होगा। मल्टीपल्स और फैक्टर्स इसलिए बताया गया है क्योंकि हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझना है। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का, और कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, जरा गौर से देखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। पहले एलसीएम को हम लोग लिख लेते हैं। एलसीएम को लिस्ट या लोएस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल्स। फिर सुनिए, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। वैसे एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन कुछ तरीका का डिस्कशन मैं यहाँ करूँगा क्योंकि हमको समझाना है कि आप क्या गलत समझ करके बैठे रहते हैं, उसको निकालना है गलती बातों को। एलसीएम कहता है कि पहले मल्टीपल्स लिखिए, फिर कॉमन ढूंढिए, फिर उसमें से सबसे छोटा बताइए। ये एलसीएम के नाम से ये डेफिनेशन बनता है कि पहले आप मल्टीपल्स लिखिए, उसमें कॉमन ढूंढिए और फिर उसमें सबसे छोटा बताइए। हम लोग सबसे पहले एलसीएम के डेफिनेशन पे चलते हैं, जरा इसको देख लिया जाए। एलसीएम किसी दो नंबर का एलसीएम वैसा छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर होता है। किसी दो नंबर का एलसीएम वैसा छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर होता है जो उन दोनों
इंटीजर से डिविजिबल होता है। जैसे ए एंड बी का एलसीएम मान लीजिए कि सी है, ए एंड बी का एलसीएम सी है, तो सी एक ऐसा छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर होगा जो सी ए से भी डिविजिबल होगा और ये बी से भी डिविजिबल होगा। मतलब सी इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर विच इज डिविजिबल बाई ए एंड बी ऑल्सो। ए और बी का एलसीएम ऐसा छोटा से छोटा धनात्मक संख्या होगा, ए तथा बी का एलसीएम ऐसा छोटा से छोटा धनात्मक संख्या होगा जो उन दोनों संख्याओं से विभाजित होगा। वैसे मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, द एलसीएम, द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, the least positive number which is divisible by given numbers is known as LCM of given numbers. The least positive numbers, the least positive number which is divisible by given numbers is known as LCM of given number. दिए गए संख्या का LCM वैसा छोटी से छोटी संख्या होगी। आप हिंदी वाले स्टूडेंट इसको पॉज करके आप सुन के भी लिख सकते हैं। दिए गए संख्याओं का एलसीएम वैसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से विभाजित होती है। यह एलसीएम का डेफिनेशन हुआ। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि ए एंड बी का एलसीएम सी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब सी एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, लिस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जो ए से भी डिविजिबल होगा और बी से भी डिविजिबल होगा। एलसीएम का ये मेन डेफिनेशन है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो स्कूल में सीखते हैं लोअर क्लास में, उसको हम दोहराते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 3। ये बहुत पॉपुलर है और बच्चा से लोग सीखता है। 2 and 3 का एलसीएम निकालना हमको, हम लोग ऐसे निकालते हैं। पहले मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 का मल्टीपल सिखाए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखना पड़ेगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। मतलब 2 का मल्टीपल्स 2 का काउंटिंग टेबल और 3 का मल्टीपल्स 3 का काउंटिंग टेबल। मल्टीपल्स लिख लिए। मल्टीपल्स लिखना है, कॉमन ढूंढना है, उसमें से छोटा डिसाइड करना है। तो हम लोग मल्टीपल्स लिख लिए, उसमें से कॉमन ढूंढते हैं। 6 कॉमन हुआ, फिर 12 कॉमन होगा, फिर आगे चलेंगे तो 18 कॉमन होगा, 24 कॉमन होगा, ऐसे कई सारे कॉमन मिलेंगे क्योंकि ये तो रुकता ही नहीं है। अब उन सभी में जो सबसे छोटा कॉमन होगा वो 6 होगा, इसलिए एलसीएम ऑफ 2 and 3 इक्वल टू 6 होगा। अब आपको लगता होगा कि इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, जैसा पहले सीखे तो वैसा ही अभी भी बोल रहे हैं आप। ठीक है, वैसा ही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें समझने वाला बात है कि 2, 3 का एलसीएम भी 6 हुआ और 2, 3 का मल्टीप्लिकेशन भी 6 होता है। 3, 4 का एलसीएम 12 होता है और 3, 4 का मल्टीप्लिकेशन भी 12 होता है। तो कई लोग ये समझ जाते हैं कि शायद एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होता है। ऐसा बात गलत है, क्योंकि स्टूडेंट के मन में ये भर दिया जाता है। जैसे कई टीचर ऐसे बोल देते हैं कि
जहाँ पर एलसीएम नहीं मिले तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम हो जाता है। जबकि आप इस बात को गौर से सुनिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि सेंटेंस में खुद एरर है कि जहाँ पर एलसीएम नहीं मिलेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलसीएम मिल जाएगा। आप जरा सोच कर देखिए कि एलसीएम नहीं मिलेगा तो फिर मल्टीप्लाई करने से एलसीएम कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। तो आप पूरा एक बात समझ लीजिए, इस बात को पूरा समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन अलग होता है और एलसीएम अलग होता है। दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। सभी दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन होता है लेकिन सभी दो संख्या का एलसीएम नहीं होता है। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, देखिए लोअर क्लास में हम लोगों को ऐसा प्रॉब्लम पहले दिया जाता था और कहा जाता था कि इसको जोड़ो। जोड़ हम लोग ठीक करते थे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता था। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि √2 का √2 और √3 का एलसीएम √6 हुआ। गौर से सुनिएगा, √2 √3 का एलसीएम √6 ऐसे बोलते हैं लोग, और √2 से डिवाइड किए √3 आया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ दिए, सिमिलरली इसको इससे डिवाइड किए, √3 को √6 से √2 आएगा, √2 को 1 से, ये आंसर तो मिल जाता है। लेकिन ये जो बोला गया उसमें गलती हो गया। √2 √3 का एलसीएम √6 नहीं होता है। अगर आपके मन में ये उठता होगा कि सर एलसीएम नहीं होगा तो फिर इसको जोड़ेंगे कैसे? अरे मेरे भाई, जोड़ने के लिए एलसीएम का जरूरत नहीं पड़ता है। जोड़ने के लिए तो गुना का जरूरत पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन का। जैसे इस बात को जरा सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में कि जैसे a/b प्लस c/d, इसको आपको जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। AD प्लस BC/BD, ये होता है फ्रैक्शन का सम, भिन्न का जोड़। लेकिन हम लोग एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि इस अमाउंट को छोटा किया जाए। अमाउंट छोटा करने के लिए एलसीएम लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि एलसीएम मिले तब ना हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमेशा नहीं मिलता है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर √6 जो है वो √2 √3 का मल्टीप्लिकेशन है, ना कि एलसीएम है। लोग बोलते गलत हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। समझ गए होंगे आप कि √2 √3 का एलसीएम √6 नहीं होता है। ये कैसे नहीं होता है, ये जस्ट अभी मैं बताता हूं। अभी आप समझिए कि √2 √3 का एलसीएम √6 नहीं होगा। √6 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, और उस तरह से हम, क्योंकि भिन्न का जो जोड़ होता है उसका असली कॉन्सेप्ट यही होता है, और हम लोग एलसीएम उसके अमाउंट को छोटा करने के लिए लेते हैं। लेकिन वही बात कि अगर एलसीएम नहीं मिलेगा तो एलसीएम कैसे लेंगे? अब आपके मन में उठता होगा कि सर √2 √3 का एलसीएम √6 क्यों नहीं होता है? तो एक तो आप वही मल्टीपल्स लिख के देख लीजिए, अपवर्थ लिख के देख लीजिए। दूसरा आप ऐसे जरा देखिए, √2 एंड √3 का एलसीएम अगर ये √6 होता तो √6 √2 से डिविजिबल होता, √6 √2 से डिविजिबल होता। लेकिन √6 √2 से डिविजिबल नहीं होता है, √6 √3 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। मैंने अभी भी बताया है आपको कि कोई नंबर किसी नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल तभी कहलाएगा जब वो इंटीजर होगा, कोशिएंट उसका इंटीजर होगा, और इसका कोशिएंट तो इंटीजर नहीं है। मतलब √6 √2 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है, √6 √3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए कोशिएंट, और यहाँ पे कोशिएंट आता नहीं है, ये इरेशनल नंबर आता है। तो आप सोच लीजिए कि √2 √6 का एलसीएम √6 नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। जोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा एलसीएम लिया जाए,
हम गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और वही उसका मेन रूल होता है। एलसीएम बस इसलिए लिया जाता है ताकि उसके अमाउंट को छोटा किया जाए। तो जहां पर एलसीएम संभव होगा मैं लूंगा, जहां पर एलसीएम संभव नहीं होगा वहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे और एग्जांपल लीजिए आप, ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको कहा जाए कि फाइंड एलसीएम ऑफ पाई एंड 3 पाई। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ पाई एंड 3 पाई। तो पाई एंड 3 पाई का एलसीएम आराम से 3 पाई होगा, क्योंकि ये नंबर है जो इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी, क्योंकि देख लीजिए आप 3 पाई अपॉन पाई, ये कट के 3, ये इंटीजर आया, फिर से 3 पाई अपॉन 3 पाई, ये कट के 1 आया, जो ये 1 भी इंटीजर हुआ। मतलब ये हुआ, लेकिन यहीं पर अगर पाई के बदले या 3 पाई के बदले, दोनों में से किसी एक के बदले अगर कोई रैशनल नंबर दे दिया जाए तब वहां पर वो गलत हो जाएगा। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, इसी में सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 एंड पाई। तो यहां पर एलसीएम 2 पाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो सुन लीजिए। 2 एंड पाई का एलसीएम 2 पाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम 2 पाई में 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आ जाएगा, और पाई इंटीजर नहीं है। हालांकि यहाँ पर 2 पाई में पाई से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये इंटीजर है, लेकिन इस केस में ये फॉल्स हो गया। इसीलिए 2 एंड पाई का कभी भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। डियर स्टूडेंट, चूंकि इस वीडियो को लिमिटेड टाइम में रखना है, क्योंकि कमेंट आता है कि सर बहुत बड़ा वीडियो मत बनाइए क्योंकि देखने में प्रॉब्लम होता है, छोटा छोटा वीडियो बनाकर समझाइए। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ गए होंगे, और चूंकि ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आगे का जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम के बारे में और एग्जाम्पल दूंगा और फिर से समझाऊंगा, वो फिर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।